हेलो फ्रेंड्स मैं आपका साथी धर्मराज यादव और आज के सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं मल्टीपल इफेक्टिव ऑपरेटर प्लांट के सीआईपी प्रोसीजर के बारे में। यानी कि आज हम डिस्कस करेंगे आपसे कि एमई प्लांट की आप सीआईपी कैसे करेंगे, क्या उसका प्रोसीजर है, आप एमई प्लांट की सीआईपी कब प्लान करते हैं, कब आपको एमई प्लांट की सीआईपी करनी चाहिए, इसमें कौन कौन से केमिकल का इस्तेमाल करते हैं और इसका स्टेप क्या है और कौन से केमिकल से क्या होता है। इसमें एसिडिक केमिकल आप ऐड करते हैं तो उससे क्या होगा और एल्कलाइन केमिकल आप ऐड करते हैं तो उससे क्या होती है और सीआईपी का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों इसको जानने के लिए आप इस सेशन के लास्ट तक बने रहिएगा कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को आप लाइक कर देना और अपने फ्रेंड सर्कल में आप इसको शेयर कर देना। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को एक्टिवेट कर देना। तो चलते हैं आज की टॉपिक की ओर। इस सेशन में हम आपसे बात कर रहे हैं एमई प्लांट सीआईपी प्रोसीजर के बारे में। एमई प्लांट की सीआईपी की प्रोसीजर क्या होती है, लेकिन आपको सीआईपी की प्रोसीजर जानने से पहले ये जानना चाहिए कि सीआईपी क्या होती है, सीआईपी किसको बोलते हैं। तो सीआईपी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है क्लीन इन प्लेस। इसका मतलब होता है जब किसी भी इक्विपमेंट को हम बिना उसके स्थान से स्थानांतरित किए हुए, बिना उसको डिसमेंटल किए हुए जब क्लीन करते हैं उसको बोलते हैं क्लीन इन प्लेस। यानी कि उस इक्विपमेंट को उसी स्थान पर क्या कर दिया, क्लीन कर दिया, यह भी बिना डिसमेंटल किए हुए, तो उसको क्या बोलते हैं, क्लीन इन प्लेस। तो ऐसा कोई भी इक्विपमेंट है जिसको हमको क्या करना होता है, क्लीन करना होता है, उसके अंदर से जो भी कंटामिनेशन है उसको निकालना होता है, उसको रिमूव करना होता है, तो हम क्या करते हैं, सीआईपी करते हैं। क्या करते हैं, सीआईपी करते हैं। लेकिन इसका भी क्या है, एक प्रोसीजर है कि सीआईपी हमको कैसे कैसे करना चाहिए। तो वही आज हम आपको बताएंगे कि एमई प्लांट है यानी कि मल्टीपल इफेक्टिव ऑपरेटर प्लांट है, तो उसका आप कैसे सीआईपी को उसके परफॉर्म करेंगे, उसके क्या क्या स्टेप है, तो उसमें कितनी कितनी टाइमिंग लगती है और कौन कौन से केमिकल से आप सीआईपी करते हैं और उससे क्या रिमूव होता है। तो स्टेप बाय स्टेप आप ध्यान से सुनना, इसको आप मिस मत करना और वीडियो को आप स्किप मत करना। तो हम बात करते हैं कि एमई प्लांट को सीआईपी करना कब होता है, क्यों जरूरी होता है, तब हम इसके प्रोसीजर पे आएंगे। तो एमई प्लांट को सीआईपी कब करते हैं, क्यों जरूरी होता है, इसको समझिए आप। एमई प्लांट का और जो आपका परफॉर्मेंस नहीं अच्छा है, उसकी एफिशिएंसी क्या है, डाउन हो रही है, इसका फीड रेट कंटिन्यू डाउन जा रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको क्या है, सीआईपी करना चाहिए। और जब आप सीआईपी करेंगे तो सिस्टम के अंदर जो भी कंटामिनेशन है, या ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, या सॉल्ट का कोई डिपोजिशन है, तो वो क्या होगा, सीआईपी के द्वारा रिमूव हो जाती है और आपका जो सिस्टम है वो प्रॉपर वर्क करने लगता है, आपको सिस्टम की एफिशिएंसी मिलने लगती है। दूसरी कंडीशन है कि अगर जो आपका एमई प्लांट अच्छा चल रहा है तब उसको सीआईपी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए एमई प्लांट के जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, जो भी वेंडर होते हैं, वो आपको जब भी एमई प्लांट देते हैं या उनसे अगर जब परचेज करते हो तो एक शेड्यूल टाइम देते हैं। उनका मानना होता है कि ये जो एमई प्लांट है ये डिजाइन है मतलब इस फ्लो रेट पे, और इसको आप इतने ऑपरेशनल साइकिल के बाद आपको वन डे क्या है क्लीनिंग साइकिल देनी होती है। तो किसी भी तरह का एमई प्लांट हो, वो कई जगह होती है 15 डेज की, कई जगह होती है 20 डेज की, कई जगह होती है 30 डेज की। यानी कि 15 डेज अगर इसको आप ऑपरेशनल साइकिल में रखोगे तो 1 डेज आपको इसको क्या सीआईपी साइकिल में रखना होगा। कई जगह होती है 20 डेज, फिर 1 डेज होती है, कई जगह होती है 30 डेज, 1 डेज होती है। इसमें नीचे ऊपर भी हो सकता है, ये वेंडर टू वेंडर वेरी करता है। तो ऐसा भी कंडीशन हो सकता है कि आपका एमई प्लांट बहुत ही अच्छा चल रहा हो लेकिन आपका जो सीआईपी साइकिल है वो ड्यू आ रहा हो, तभी आपको सीआईपी करनी चाहिए। तो अब हम बताएंगे आपको कि सीआईपी करनी कैसी होती है, इसमें आपको कौन कौन से स्टेप फॉलो करना होता है और कौन से केमिकल आप ऐड करोगे तो उससे क्या होगा। तो सीआईपी प्रोसीजर के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सीआईपी देखिए स्टार्ट करने से पहले क्या होना चाहिए कि आपका प्लांट शटडाउन कंडीशन में होना चाहिए और पूरी तरह से एम्प्टी होना चाहिए, कि उसके अंदर कुछ भी इफ्लेंट नहीं होना चाहिए। तो आपका प्लांट शटडाउन कंडीशन में पूरी तरह से वो खाली है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, सीआईपी स्टार्ट करने का जो पहला जो स्टेप होता है वो होती है प्री रिंस। हम क्या करते हैं, प्री रिंस देते हैं, यानी कि हम इस इक्विपमेंट को अंदर से क्या करते हैं, एक बार वॉश करते हैं। क्या करते हैं, वॉश करते हैं। तो वॉश करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, आपके पास अगर अवेलेबल है तो हॉट कंडेंसेट आप यूज कर सकते हो, हॉट कंडेंसेट यूज कर सकते हो। नहीं अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप जो नॉर्मल वाटर आपके यहाँ अवेलेबल है उससे आप इसको पूरी तरह से फ्लश कर सकते हो। फ्लश करने के बाद जो भी वेस्ट जो होगा उसको आप यहाँ से ड्रेन आउट कर लो, ठीक है। इससे क्या होती है कि सिस्टम के अंदर कुछ भी अगर मान लीजिए कुछ ऐसे सॉलिड जो इम्प्योरिटी होती है जो इसके साथ जो डिजॉल्व हो सके तो हो जाती है, और उसको हम क्या करें, वॉश आउट कर लेते हैं, ठीक है। पूरे सिस्टम को एक बार ऐसे क्लीन कर लेते हैं। उसके बाद जो दूसरी स्टेप होती है एल्कलाइन क्लीनिंग।
एल्कलाइन क्लीनिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, एल्कलाइन सोल्यूशन बनाते हैं। एल्कलाइन सोल्यूशन के लिए हम लोग यूज करते हैं कास्टिक, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है। अब ये कितने परसेंट का होता है, कितने परसेंट का आपको बनाना चाहिए, तो देखिए ये डिपेंड करता है आपका जो कंटामिनेशन के ऊपर, कौन सा कंटामिनेशन मैं बताता हूं। तो ये इसका जो परसेंटेज बनाते हैं ये 2.5% से लेके आप 5% तक का इसका जो सोल्यूशन आप बना सकते हैं। ठीक है, किसका, जो एल्कलाइन जो क्लीनिंग जो के लिए आप जो सोल्यूशन यूज करेंगे, आप बनाते हैं कास्टिक का, तो आप जो कास्टिक का जो सोल्यूशन जो रेडी करेंगे 2.5% से लेके 5% तक इसको आप बना सकते हैं। ठीक है, अब इसको आप सिस्टम के अंदर कैसे अप्लाई करेंगे, तो अभी हमारा जो सोल्यूशन मान लीजिए 2.5, तो अभी हमारा जो सोल्यूशन है वो है 2.5% का, 2.5% का क्या है, ये कास्टिक का सोल्यूशन है। ठीक है, सोल्यूशन है, या इसी को कई जगह क्या बोला जाता है, एल्कलाइन सोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, इसको हम सिस्टम के अंदर फीड करेंगे और इसको रिसर्कुलेट करेंगे। क्या करेंगे, सिस्टम के अंदर रिसर्कुलेट करेंगे, और ये जो ड्यू टाइम होती है लगभग 3 से 3.5 घंटे तक आप रख सकते हैं। इसका जो टाइम कितना है, 3 to 3.5 आवर आप इसके अंदर आप कंटिन्यू क्या करोगे, रिसर्कुलेट करोगे। कास्टिक ऐड करने से क्या होती है कि अगर आपके सिस्टम के अंदर जो भी ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी है, क्या है, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी है, या ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी की वजह से कोई भी डिपोजिशन है, ठीक है, तो वो कास्टिक के द्वारा क्या होती है, रिमूव हो जाती है। जैसे कि अगर आपके सिस्टम के अंदर कोई ऑर्गेनिक मान लीजिए मटेरियल है, ठीक है, फैट है, ऑयल्स है, उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है कि आपका प्लांट बराबर परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो वो किसके द्वारा रिमूव हो जाएगी, कास्टिक जो सोल्यूशन आप रिसर्कुलेट करोगे तो उससे क्या होगी, रिमूव हो जाएगी। और रिसर्कुलेशन के दौरान आप पूरे सिस्टम के अंदर अप्रोक्सीमेट अगर जो पॉसिबल हो तो आप 70 to 90 डिग्री सेंटीग्रेड आपको टेम्परेचर क्या है, मेंटेन रखना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका ये जो क्लीनिंग जो साइकिल है और ज्यादा इफेक्टिव होती है। इतने अगर जो 3 से 3.5 घंटे आप 70 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर जो आप प्लास्टिक का सोल्यूशन पूरे सिस्टम में रिसर्कुलेट करते हो, आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारा जो ये जो सोल्यूशन है जो इसके अंदर रिसर्कुलेट हो रहा है, इस सोल्यूशन का पीएच कम नहीं होना चाहिए, और आपको इसका जो पीएच है 10.5 से नीचे नहीं आने देना है। कितना, 10.5 से नीचे नहीं आने देना है। अगर इन केस पीएच डाउन होता है, इन केस क्या होती है, और जिसके अंदर कुछ ऐसा कंटामिनेशन है और आपका सोल्यूशन उससे रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, और पीएच डाउन हो रहा है, तो आपको जो रिसर्कुलेशन वाटर में क्या करेंगे, और आप केमिकल ऐड करेंगे और इसका जो पीएच आपको मेंटेन रखना है, तभी ये जो एल्कलाइन जो सोल्यूशन है उससे प्रॉपर क्लीनिंग हो पाएगी। एल्कलाइन क्लीनिंग पूरी हो जाने के बाद ये 3 से 3.5 घंटे का आपका जो साइकिल हो जाता है, उसके बाद आप इसको पहले ड्रेन आउट कर लेना। ड्रेन आउट करने के बाद अभी हमारा सिस्टम क्या पूरी तरह से फिर से खाली हो गया, खाली हो गया। ठीक है, अभी हमने कास्टिक का इसमें पूरी तरह से सर्कुलेट कर दिया, और हमने जो ड्यूरेशन टाइम लिया 3 to 3.5 आवर्स लिया। ठीक है, और जो टेम्परेचर मेंटेन किया था 70 to 90 डिग्री सेंटीग्रेड लिया था। और इससे क्या रिमूव हुआ, एल्कलाइन सोल्यूशन के द्वारा कि सिस्टम में जो भी ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी है, फैट है, ऑयल है, ये सब जो भी रहेंगे वो इसके द्वारा क्या होंगे, रिमूव हो जाएंगे। तो अभी हम सिस्टम के अंदर से जो लाइन सोल्यूशन इसको हमने ड्रेन तो कर दिया, लेकिन अभी भी इसके अंदर कुछ रह जाता है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हॉट जो कंडेंसेट है या आपके पास अगर जो फ्रेश वाटर है तो उससे आप क्या करोगे, फिर से इसके अंदर क्या एक रिसर्कुलेशन लोगे और उसको आप फिर से ड्रेन कर लोगे। ठीक है, तो वही करते हैं इंटरमीडिएट रेंज, उसको क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट रेंज। अब बात करते हैं एसिड क्लीनिंग की। एसिड क्लीनिंग के लिए हमारे पास कई ऐसे केमिकल है जिसका यूज किया जाता है एमी प्लांट की सीआईपी के लिए, लेकिन सबसे ज्यादा जो कारगर है वो है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड, इसके अलावा आप फास्फोरिक एसिड से भी कर सकते हो, साइट्रिक एसिड से भी कर सकते हो, लेकिन सबसे ज्यादा जो कारगर होती है नाइट्रिक एसिड होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, HNO3। इसके पीछे रीजन भी है कि क्यों हम नाइट्रिक एसिड से ही करते हैं और बाकी केमिकल से क्यों नहीं करते हैं, तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो इसमें आपको जब भी एमी प्लांट की आप इसके एसिड क्लीनिंग करते हैं तो नाइट्रिक एसिड का जो परसेंटेज जो बनाते हैं, जो सोल्यूशन जो रेडी करते हैं,
वो आपको बनाना होता है 2.5% का, ठीक है। इससे ज्यादा भी आप तब अप्लाई करेंगे जब आपके सिस्टम में क्या है, हैवी स्केलिंग हो। क्या हो? जब आपके सिस्टम में हैवी स्केलिंग हो, ठीक है। या आपके सिस्टम में इनऑर्गेनिक डिपोजिशन ज्यादा हो, सॉल्ट ज्यादा आपके सिस्टम में जब डिपॉजिट हो रहे, उस कंडीशन में आप इसका जो परसेंटेज है उसको आप बढ़ा सकते हो। लेकिन अगर आपके सिस्टम में नॉर्मल अगर जो स्केलिंग है और जो इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी है तो आप इतना ही रखो तो सफिशियंट है। इसको कब बढ़ाना कब घटाना है या इतना ही कब रखना है तो आप इसको चेक भी कर सकते हो। और आपके सिस्टम में कहीं से स्केलिंग मिले उसको आप तोड़ के और 2 से 2.5% का जो सोल्यूशन उसके अंदर आप डिजॉल्व करके रखो और 2 से 3 घंटे तक रखो। जितने टाइम तक आप इस साइकिल को चलाते हो उतने टाइम में अगर जो स्केलिंग वो डिजॉल्व हो जाती है तो समझ लो हमारा जो CIP है एसिड क्लीनिंग की वो इफेक्टिव होगा। अगर नहीं होता है तो ये मान के चलो कि आपको जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो, बढ़ानी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप ऐसे चेक कर सकते हो। तो ये भी जैसे हमने जो एल्कलाइन क्लीनिंग किया उसी तरह से हम एसिड क्लीनिंग भी करते हैं। और जो 2 से 2.5% का, मान लीजिए 2.5% का हमारा जो एसिड जो क्लीनिंग जो सोल्यूशन है, एसिड जो सोल्यूशन है इसके अंदर फीड करेंगे और लगभग 3 घंटे तक, कितना, 3 to 3.5 आवर्स तक हम क्या करते हैं, इसके अंदर क्या रिसर्कुलेट करते हैं। क्या करते हैं? रिसर्कुलेट करते हैं। और इस कंडीशन में भी हम चाहें तो टेम्परेचर इसके अंदर लगभग 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेंटेन करते हैं पूरे सिस्टम में, तो अच्छा है और ये ज्यादा इफेक्टिव भी होगा। और 3 to 3.5 और हावर तक इसको कंटिन्यू रिसर्कुलेट करते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हो सकता है कि हमारा सिस्टम की जो pH क्या है वो बूस्ट हो। जैसे कि हमारी कास्टिंग में डर होता है कि pH क्या डाउन हो सकती है, वैसे इसमें क्या हो सकती है कि pH बढ़ने का डर रहता है। तो आपको इसका जो pH है वो लेस देन 2 आपको क्या होती है, मेंटेन करनी होती है। कितना? 2 से नीचे नीचे आपका pH होना चाहिए, ठीक है। 2 से 2.5 और 2 से 2.5 pH या 3 pH तक मैक्सिमम इसका रखना चाहिए। उससे जितना कम होगा pH उतना ही ज्यादा इफेक्टिव आपका एसिड क्लीनिंग होगा। एसिड क्लीनिंग अभी आपका हो गया। इसमें क्या होती है कि आपके सिस्टम के अंदर जो भी स्केलिंग है, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी है, सॉल्ट है, ये क्या होती है, ये पूरी तरह से इसको क्या करता है, रिमूव कर देता है। अगर जो आपका इफेक्टिव केमिकल है तब आपने जो स्ट्रेंथ अच्छा बना रखी है 2 से 2.5% तक है तो ये वर्क करेगा। नहीं तो हो सकता है कि आप क्लीनिंग भी कर दियो और आपका जो स्केलिंग है वो रिमूव भी नहीं हुआ। तो आप चेक भी कर सकते हैं जैसे कि मैंने बताया कि आपका स्केलिंग है उसको आप डिजॉल्व करके देख लो 2 से 3 घंटे तक, और जब आप रिमूव हो रहा है तो समझ लो इफेक्टिव होगा, नहीं तो नहीं होगा। एसिड क्लीनिंग के बाद आप क्या करते हो, इसको भी पूरी तरह से सिस्टम से वॉश आउट कर लेते हो, इसको पूरे ड्रेन कर लोगे, फिर आप इसको करोगे फाइनल रिंस। फाइनल रिंस में भी आप क्या कर सकते हो, आपका जो हॉट कंडेंसेट वाटर है उसको आप सिस्टम के अंदर ऐड करोगे और पूरी तरह से उसको रिसर्कुलेट करोगे। रिसर्कुलेट करने के बाद उसको आप ड्रेन आउट कर लोगे, ठीक है। और फाइनली आप कई जगह ऐसा होता है कि मान लो ये तो हो गया कि अगर जब वेस्ट वाटर इंडस्ट्री में और जो मल्टीपल इफेक्टिव ऑपरेटेड प्लांट है तब, लेकिन कई जगह आपका प्रोडक्शन में होती है, कई जगह फार्मास्यूटिकल में होती है, मिल्क इंडस्ट्री में होती है। उस कंडीशन में क्या होती है कि इतना सब प्रोसीजर करने के बाद भी आपको सिस्टम को पूरी तरह से सैनिटाइज करना होता है। क्या होता है? सैनिटाइज करना होता है, क्योंकि हो सकता है आपका दूसरा कुछ प्रोडक्ट इसमें चलाना हो, दूसरा कोई बैच बनाना हो जिससे कुछ कंटामिनेशन का डर ना रहे। उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, ये 6वां स्टेप भी लेते हैं कि सिस्टम को क्या करते हैं, सैनिटाइज करते हैं। सैनिटाइज करने के लिए इसमें आप जो बैक्टीरियल जो भी इसमें के अंदर कुछ है तो उसको आप क्या करोगे, रिमूव करोगे। तो उसमें आप क्या है, हाइपो यूज कर सकते हो, क्लोरीन यूज करते हैं कई जगह। फिर उसके बाद इसको क्या करते हैं, फाइनल क्लीन करते हैं, इसको फाइनल रिंस देते हैं फ्रेश वाटर से। फिर हमारा सिस्टम क्या पूरी तरह से रेडी हो जाता है। तो इसको और जब आप सही से करोगे तो ये इफेक्टिव होता है। इसके बाद भी अगर आपने पूरे सिस्टम का CIP किया, उसके बाद ये आपका सिस्टम बराबर परफॉर्म नहीं करता है तो आपका जो दूसरा जो लेवल है वो आपको करना होता है हाइड्रोजेटिंग। उस कंडीशन में आपका जो सिस्टम है पूरी तरह से डिसमेंटल होता है और उसको जेट वाटर के द्वारा उसको क्लीन करते हैं। तो उसके बारे में मैं अगली वीडियो जो आएगी मैं बताऊंगा कि हाइड्रोजेटिंग कैसे करता है। अगर जो आपका CIP के द्वारा आपका सिस्टम का परफॉर्मेंस नहीं मिल रहा, उसकी स्केलिंग है या जो भी इम्प्योरिटी रिमूव नहीं हो पा रही, तो आप हाइड्रोजेटिंग के द्वारा कैसे उसको आप रिमूव कर पाते हो। तो हमने आपको बोला था कि नाइट्रिक एसिड क्यों यूज करते हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे।
तो देखिए और एसिड की तुलना में हम अगर नाइट्रिक एसिड यूज करते हैं तो ये ज्यादा इफेक्टिव होती है सीआईपी में। दूसरी बात होती है इस एसिड को यूज करने से हमारे सिस्टम के ऊपर कोई भी बैड इम्पैक्ट नहीं आता, क्योंकि ये जो एसिड है अगर इसका जो सोल्यूशन है, ठीक है ना, या जो भी जिस भी मेटल के ऊपर कांटेक्ट में आती है तो क्या करती है, एक ऑक्साइड का लेयर बना लेता है, ठीक है, तो जिससे हमारा सिस्टम के ऊपर कोई भी इसका इम्पैक्ट नहीं आता, कोई भी बैड इम्पैक्ट नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि ऑक्साइड का लेयर बना लिया तो जिससे हमारा सिस्टम ना कोरोड होगा ना कंज्यूम होगा। इसलिए हम जहां भी देखते हो हम एसिड का यूज करते हैं और एसिड के रूप में नाइट्रिक एसिड यूज किया जाता है। तो अगर आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि एल्कलाइन क्लीनिंग के लिए हम लोग कौन सा केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, कितने % का बनाते हैं, कितने टाइम तक हम उसको रिसर्कुलेट करते हैं सिस्टम के अंदर और कितने टेम्परेचर पे लगभग उसको हम रिसर्कुलेट करते हैं। वही अगर हम बात करें एसिडिक केमिकल का, एसिडिक केमिकल में हम कौन कौन से केमिकल का यूज कर सकते हैं, कितने टेम्परेचर पे इसको हम रिसर्कुलेट करते हैं, कितने % का इसको हम बनाते हैं और इससे क्या रिमूव होता है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आप लाइक कर देना और अपने फ्रेंड सर्कल में आप इसको शेयर कर देना। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को एक्टिवेट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।